बहुत सही बात है। सो वी हैव थर्मोडायनामिक्स। वैसे ये लाइन पढ़ो पूरी, हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ आ रहा है थर्मल प्लस डायनामिक। थर्म जानते हो किसको कहते हैं? थर्म कहते हैं हीट, या सिंपल में क्या बोल सकते हैं हम? एनर्जी। और डायनेमिक मतलब मोशन। डायनेमिक मतलब चेंज, चेंज है ना, चेंज मोशन या मोशन या चेंज। परफेक्ट। तो ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये पूरी कहानी शुरू होती है, पता कहां से? पूरी कहानी शुरू होती है कंटेनर से। पूरी कहानी यहाँ पे है, बस इतने से में। और कंटेनर में पिस्टन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर जो चीज है उसको हमने अंदर ही भर के रखना पड़ेगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगी। और इसके अंदर कुछ लोगों को हमने ट्रैप कर दिया, कुछ लोगों को ट्रैप कर दिया। उनका नाम क्या दे दिया? गैस। ये गैस आइडियल भी हो सकती है और कैसे हो सकती है? रियल भी हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं, हमारे फिजिक्स में हमने रियल गैस नहीं पढ़नी है। वॉन्डरवॉल इक्वेशन केवल हम पढ़ लेते हैं, उसके अलावा हमने इसका कोई डिस्कशन नहीं करना। सो इसमें भरा हुआ है क्या? इसमें भरी है आइडियल गैस। और ये चैप्टर पढ़ाते हुए मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि केमिस्ट्री में तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, तो टेंशन की बात है नहीं, तुम्हें समझ में आराम से आ जाएगा। ठीक है बच्चों? सो इसमें भरी है आइडियल गैस। अगर मैं तुमसे बात करूं कि यार सराउंडिंग क्या है, यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन में बोलूं सराउंडिंग क्या है, तो पहले समझना सराउंडिंग किस पे डिपेंड करता है। सराउंडिंग डिपेंड करता है उस पे जिसके लिए हम पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे मैं बात करूं कि बच्चे आपका सराउंडिंग कौन सा है, तो इसका मतलब सिस्टम कौन होगा? सिस्टम हो गए आप, और उसके आसपास की चीजों को बोलेंगे हम सराउंडिंग। तो अंडरस्टैंड करो मैंने आपसे क्या बोला, हम पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। इसका मतलब सिस्टम कौन है? ये अंदर जो भरा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये सिस्टम है। तो सराउंडिंग कौन है? ये सराउंडिंग कौन है फिर? सर सिस्टम को छोड़ के सब कुछ सराउंडिंग। बहुत ही बढ़िया। देखो ये एरो बने, देखो ये सारे, ये सब क्या है? ये सराउंडिंग। ठीक है, आसान है ना, बढ़िया हो गया। अच्छा, ये जो पिस्टन है ये कैसा होगा? ये मूवेबल होगा कि फिक्स्ड होगा बच्चों? ये मूवेबल होगा कि फिक्स होगा? मूवेबल। डिपेंड करेगा हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर हम आइसोकोरिक की बात करेंगे तो फिक्स्ड होगा, किसी और की बात करेंगे तो मूवेबल होगा। ठीक है, कुछ और बातें यार। जो कंटेनर है, ये कंटेनर जिसमें ये गैस भरी है, ये कंडक्टिंग होगा कि इंसुलेटिंग होगा? इंसुलेटिंग। इसका भी कुछ ऐसे ही आंसर है सर, डिपेंड करेगा। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, मैंने अभी आपसे क्या बोला, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत सुन रखा है। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो ये कंडक्टिंग होगा। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं उनका सबका डेफिनेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, सबके बारे में दोबारा समझाऊंगा, लेकिन अभी आप बेसिक बातें समझते जाओ। अगर ये आइसोथर्मल होगा तो ये कंडक्टिंग होगा, और अगर ये एडियाबैटिक होगा तो ये इंसुलेटिंग होगा। परफेक्ट हो गया। इसका मतलब कंटेनर कैसा होगा इसके बारे में बता पाना पहले से ठीक नहीं है। पिस्टन फिक्स्ड होगा कि फ्री होगा इसके बारे में बोलना भी ठीक नहीं होगा। विल डिपेंड अपॉन कि हम अलग अलग किन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सो सिस्टम ये है जो हमें दिख रहा है, और सराउंडिंग वो है जो इसके सिस्टम के अलावा जो सारी चीजें पड़ती हैं उनको हम सराउंडिंग बोलते हैं। कोई हमसे बोले कि थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन बताओ, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? हाँ जी बच्चों, आप में से कौन बोलेगा थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन? It is a branch of science in which we deal with the motion of energy. हाँ, तो हम इसको साइंस से थोड़ा नैरो डाउन कर देते हैं। यार तुमने साइंस बोला, अच्छा बोला, लेकिन साइंस की 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, और आगे जाके बायोलॉजी भी साइंस का पार्ट पहले ही रही थी कभी, अब वो अलग अलग हो गई है। इसलिए हम साइंस से खत्म करके उसको फिजिक्स पे ले आएंगे। तो तुमने बिल्कुल सही बोला। कॉपी बेटा, कॉपी पेन निकालो, जल्दी से लिखो थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन लिखो। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with, it is the branch of physics which deals with the study of transformation of heat energy into other form of energy,
एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। क्या आपने नोट कर लिया? सर रिपीट कर दो। मैंने यस बोला सर, लिख लिया। थर्मोडायनेमिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of transformation of heat energy into other form of energy and vice versa, and vice versa। अब सुनो मैंने क्या बोला, मैंने तुमसे क्या बोला अभी अभी बेटा, बहुत ध्यान से समझो यार, ये पूरा चैप्टर किसके बारे में, इतनी सी चीज के बारे में। हर बारी मैंने यही बनाना है, हर बारी यही बनाना है, और ये सारी की सारी कहानी होने वाली है इसके बारे में। और जब इसके बारे में बात करेंगे तो फिर हम तीन बातें बोलेंगे यहाँ पे। हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर में पिस्टन लगा है, पिस्टन में कुछ फील्ड है जिसको हमने आइडियल गैस बोला। अच्छा जी, अगर तुम कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते मतलब कोई हीट सप्लाई नहीं करते, कुछ भी, नथिंग नथिंग, तो ऐसे वाले सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब इसमें कोई बदलाव आएगा ही नहीं, मतलब ना कोई काम कर रहे हैं, ना कोई हीट दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे वाले सिस्टम को बोलेंगे टोटली आइसोलेटेड। बट हम आइसोलेटेड की बात नहीं कर रहे, हम अलग अलग चीजों को पढ़ना चाह रहे हैं। अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे तो तुम्हारी नजरों में तीन बातें आएंगी। पहली बात, हम इस सिस्टम को कितनी हीट दे रहे हैं, हम इस सिस्टम को कितनी हीट दे रहे हैं या सिस्टम में से कितनी हीट निकाल रहे हैं। फर्स्ट थिंग, हाउ मच हीट इज गिवन टू द सिस्टम और हाउ मच हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। पहला एक डिस्कशन करेंगे हम लोग, और इसको हम लोग क्यू से डिफाइन करेंगे। अगली बात क्या आएगी, ये पिस्टन। अब जब तुम सोचो यार, तुम हीट दोगे तो क्या होगा, जैसे तुमने हीट दिया, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इनके कोलिजन बढ़ेंगे बहुत तेज तेज, जब तेज तेज कोलिजन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल इस पिस्टन से जोर से टकराना शुरू करेंगे। टकराएंगे तो पिस्टन को फील होगा धक्का, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर, और पिस्टन में शिफ्ट, में बोला मैंने, पिस्टन में शिफ्ट अप। अगर ये ऊपर को शिफ्ट होगा तो हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हम मतलब कौन है यहाँ पे, हम मतलब एक्सटर्नल नहीं है, हम मतलब है ये गैस। दिस गैस इज डूइंग सम वर्क ऑन द पिस्टन। क्यों? बिकॉज वी प्रोवाइडेड सम हीट, दैट हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। नाउ मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग विद रैपिड रेट, पहले के कंपैरिजन में तेज तेज वाइब्रेट करेंगे, सो दे कोलाइड रैपिडली विद द सरफेस, और ये पिस्टन शिफ्ट होगा तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। इसका मतलब हम हीट भी दे रहे हैं और हीट देने से वर्क हो गया। साथ साथ में क्या होगा, ये गैस गर्म हो जाएगी। अगर ये गर्म हो जाएगी, इसका टेम्परेचर मान लो बढ़ गया, ऐसा मान लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया तो इसकी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इसकी खुद की अंदर की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक टर्म आएगा जिसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। तो यहां ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में तीन बातें आ रही हैं, तीन बातें ये आ रही हैं। एक तो हीट हम दे रहे हैं और एक वर्क हो रहा है, और एक इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से डिफाइन करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, हाँ जी बच्चे, चेंज को बोलेंगे हम डेल्टा यू। इसका मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस देयर आर थ्री थिंग्स और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज द हीट, सेकेंड इज वर्क, एंड थर्ड इज इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? इनका आपस में ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है यार? हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क और इंटरनल एनर्जी। उल्टा सर रिपीट कर दो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा बच्चा? सर आवाज स्लो आ रही है। अच्छा, आवाज, तुम वो उसका डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ा दो, या इंटरनेट का कोई गड़बड़ ना हो। यस सर, आवाज थोड़ी कम है। कम आ रही है नो सर, ठीक आ रही है। यार, तुम अपने सही डिवाइस है। आ रही है। मैं तो चिल्ला के बोलूं। ठीक है, एडजस्ट कर लो बेटा। दोबारा बोलता हूं यार, इस पूरे पिक्चर में, इस पूरे पिक्चर में तीन कैरेक्टर हैं, तीन कैरेक्टर हैं, एक ये, एक ये, एक ये, और ये आपस में इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का मतलब अगर हम किसी चीज को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो वर्क में और डेल्टा यू में कन्वर्ट हो सकता है, कुछ ऐसे। सर इंटरनल एनर्जी समझा दो एक बार। अभी सब समझाता हूं, अभी सब समझाता हूं। अभी मैं केवल इस डेफिनेशन को समझाना चाह रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अभी सब समझाने वाला हूं। क्लियर? सो तुमने प्रोवाइड करी थी किसी को हीट, तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और साथ साथ में कुछ वर्क हो गया। सिंपल सी थ्योरी है। तुमने 100 जूल दिया था, 10 जूल कन्वर्ट हो गया इंटरनल एनर्जी में, बाकी 90 चला गया वर्क में।
आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो उल्टा भी तो लिख सकते हो यार, ऐसा भी लिख सकते हो, या तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो। इससे मतलब क्या है? इसका मतलब है Q डिपेंड्स अपॉन दिस एंड दिस, डेल्टा U डिपेंड्स अपॉन दिस एंड दिस, एंड W डिपेंड्स अपॉन दिस एंड दिस। इक्वेशन सेम था, मैंने इसको उल्टा पुल्टा लिख दिया। ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ कि एक टाइप की, व्हेन वी प्रोवाइड वन टाइप ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, और ये भी एनर्जी है। मैं दोबारा डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं आपको, थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of transformation of heat energy into the other forms of energy and vice versa। मतलब जब हम हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, साथ साथ में वर्क होगा। उल्टा सोचो, अगर हम हमारे सिस्टम पे वर्क करेंगे तो वर्क की वजह से हीट जनरेट हो सकती है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर हमने, हमारे पास एक, यार घर में सिंपल सी बात करते हैं, हमारे घर में एक कुकिंग पॉट है, ध्यान से समझना। एक कुकिंग पॉट में पानी भरा हुआ है और हमने इसको ऊपर ले दिया, एक ढक्कन रख दिया ऊपर से। जब तुम इसको गर्म करते हो ना बर्नर के नीचे, तो हीट जा रही है। कुछ देर बाद तुम क्या देखते हो, ले दिया ढक्कन जो भी होता है वो ऊपर को उठना शुरू होता है। ये कैसे उठ रहा है? क्योंकि इस पे वर्क हो रहा है। वर्क क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? हीट इज कन्वर्टिंग इनटू वर्क। उल्टा भी तो होता है। हमारे पास एक साइकिल का पंप होता है, याद होगा आपको। एक साइकिल का पंप होता है, उसमें ऐसे कुछ नोजल लगा होता है, यहां से हम एयर भर सकते हैं। ये ऐसे पंप होता है। अगर हम इस वाले पंप को प्रेस करते हैं, याद करो, अगर हम इस वाले पंप को प्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं वर्क। और थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं? सिलेंडर हो जाता है गरम। गरम का मतलब क्या हो गया? हीट जनरेट हो गई। यहां पे क्या हो रहा है? इस पहले वाले केस में हीट किस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क में। बेटा जी समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं जो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। बेटा यहाँ हम वर्क कर रहे हैं और ये गर्म हो गया तो वो हीट में कन्वर्ट हो गया। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरह की एनर्जी दूसरे तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। तो हीट इनमें कन्वर्ट हो सकती है और ये दोबारा से हीट भी बना सकते हैं। मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। मैं बार बार क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि जब तक तुम्हें ये समझ ना आया थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, तब तक फायदा नहीं चैप्टर पढ़ने का। दोबारा पढ़ाता हूं। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। क्या अभी बात समझ में आई बच्चों को? यस सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक टॉपिक होता है, हमने कभी पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम। याद करो बेटा। यस सर। इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग क्या बोलते थे? यार एक बॉडी है, इस पे नेट फोर्स क्या है? 0। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका मोमेंटम कैसा है? कांस्टेंट या कंजर्व। यही मतलब होता था ना इक्विलिब्रियम का। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं थर्मल इक्विलिब्रियम, अब दिमाग लगाओ। मैं आपको स्टार्टिंग से हमेशा एक बात बोलते रहता हूं, फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने वाला नहीं है, समझने वाला है। अगर तुम्हें डेफिनेशन भी समझ आ गई तो आधी चीज तुम वैसे ही समझ सकते हो। मैंने बोला थर्मल इक्विलिब्रियम, दिमाग लगाओ यार, इसका क्या मतलब है? टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ, टेम्परेचर भी है, लेकिन टेम्परेचर पे और भी चीजें डिपेंड करती हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं ना। थर्मोडायनेमिक्स में केवल टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम भी है, प्रेशर भी है। बहुत सारी चीजों को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। और वो टाइम के साथ कैसे रहने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। जैसे इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते थे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। न्यूटन के लॉ के हिसाब से जिसको उन्होंने इक्विलिब्रियम बोला था वो बेसिकली था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम बॉडीज के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो वहां पे इक्विलिब्रियम का मतलब था मोमेंटम इज कांस्टेंट। जब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है बेटा थर्मल वेरिएबल्स आर कांस्टेंट विद टाइम। मतलब बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी। हाँ, अलग बात है तुम ऐसे लिख के आओगे टीचर तुम्हें मार्क्स ना दे, बट ये इससे तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि मतलब क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब थर्मल वेरिएबल्स आर कांस्टेंट।
बस इतनी लाइन दिमाग में रखनी है, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल दे दो। अभी सब समझाता हूँ यार, अभी तो बीच में चल रहा है ना टॉपिक, अभी क्लियर करता हूँ। अब एक काम करो, तुम इसकी डेफिनेशन लिखो कॉपी पे फटाफट। उसमें लिखो अ थर्मोडायनामिकल सिस्टम, अ थर्मोडायनामिकल सिस्टम is said to be in equilibrium. A thermodynamical system is said to be in equilibrium when variables as pressure, volume, temperature, etc. cannot change with time. Cannot change with time. Cannot change with time. आपको देता हूं मैं एग्जांपल। बेटा ध्यान से सुनो, मान लो हमारे पास एक पिस्टन ऐसे लगा हुआ और इसमें भरी है गैस। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हमें समझ में आती हैं। इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इट हैज सम वॉल्यूम ना, दिख रहा है सामने। इसके अंदर कुछ प्रेशर होगा, इट हैज सम प्रेशर। और इसके अंदर कुछ टेम्परेचर भी होगा, इट हैज सम टेम्परेचर। बेटा आप इमेजिन करो, हम इस सिस्टम को कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं करते। तो अगर हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, बेटा अपने साइड से म्यूट रखो आप लोग। बच्चा आप सब लोग अपने साइड से म्यूट रखो, अंटिल आपने बात नहीं करनी तब तक आप म्यूट रखो, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ टेम्परेचर होगा। मान लो कि हम टेम्परेचर को बदलते ही नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज टेम्परेचर। तो सारी चीजें फिक्स रहेंगी, क्योंकि ना तो प्रेशर ने बदलना है ना वॉल्यूम ने बदलना है, सारी चीजें कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, इफ देयर इज नो चेंज, ऐसे बोल देता हूं, इफ देयर इज नो चेंज। अब यार नो चेंज का मतलब, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो नो चेंज का मतलब हमें किससे मतलब है, हमें इनसे मतलब है। अगर इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बेटा लॉजिक समझ में आ गया? मतलब सर थर्मल इक्विलिब्रियम में सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट नहीं बोलेंगे यार, वो टाइम के साथ बदलती नहीं है, टाइम के साथ बदलती नहीं है। या कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो क्वासी स्टैटिक होते हैं, नाम सुना आपने? नो सर। क्वासी स्टैटिक समझाता हूं तुम्हें कैसे प्रोसेस होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और ये पिस्टन लगा हुआ है, इसमें गैस भरी है। आपको पता है 365 डेज में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत स्लो स्लो आते हैं। जैसे विंटर आती है वो सडनली नहीं आती है, पहले थोड़ी सी विंटर आती, फिर और विंटर आती, फिर और विंटर आती है। तो इसी तरह से जब चेंजेस बहुत स्लो होते हैं, बहुत स्लो चेंजेस होते हैं, तो हमें लगता है जैसे सिस्टम में चेंज नहीं हुआ, बट चीजें धीरे धीरे बदलती रहती हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर कुछ प्रेशर है, लेट्स से P1, इसके अंदर वॉल्यूम है V1, इसके अंदर टेम्परेचर है T1, और जो चेंज है मतलब चेंज इन प्रेशर, change in pressure is very slow with time. बच्चा इसका मतलब समझ आया? प्रेशर में चेंज हो रहा है, इस वाले सिस्टम में प्रेशर में चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज कैसा है, बहुत बहुत स्लो है। इतना स्लो है कि तुम 1 घंटा खड़े रहोगे, तुम्हें लगेगा यार प्रेशर में तो चेंज ही नहीं आया। तो ये सिस्टम तुम्हें कैसा लगेगा, ऐसा सिस्टम लगेगा कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सच बताया जाए तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में लॉन्गर रन नहीं है। मतलब लॉन्गर रन मतलब तुम 5 दिन के अंदर देखोगे, तुम कहोगे 5 दिन में तो बदलाव आ गया, बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे अगर हम 1-2 घंटे खड़े होकर देखेंगे, हमें लगेगा जितना प्रेशर पहले था अभी भी उतना प्रेशर है। तो ऐसे वाले प्रोसेसेस जिनमें चेंज बहुत 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 स्लो आता है, उनको भी हम थर्मल इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी सिग्निफिकेंट चेंज। एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें ऐसा लगता है जैसे कोई चेंज हुआ ही नहीं है। इसका मतलब हम ऐसे सिस्टम को किस कैटेगरी में रख देते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। बेटा जी आपको बात समझ में आई, मैंने क्या बोला? यस सर रिपीट कर दो। अच्छा रिपीट कर दो। एक काम करते हैं,
हम लोग ना एक कंटेनर में गैस भर देते हैं। हमने हीलियम गैस भर दी। हीलियम जानते हो आप लोग? यस सर। क्या होता है Yes, हीलियम? हीलियम क्या होता है? सर नोबल गैस। Sir, अच्छा। ओके ठीक है जी, मैं समझ गया। सो तुमने इसमें हीलियम गैस भर दी, और हीलियम गैस आज कौन सा डेट है? 15 जनवरी 2021, सही है? तुमने 12 बजे दिन में इसमें हीलियम भर के रख दी थी। तो उसके बाद तुमने क्या देखा कि अगर तुम एक एक मिनट के बाद देखोगे, जब तुमने हीलियम गैस भरी थी उसके अंदर कुछ प्रेशर होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ टेम्परेचर होगा। नो डाउट जब हम पूरे दिन की बात करेंगे तो टेम्परेचर बदलता है, कभी मिनिमम होता है, कभी मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर हम इसको स्लो थोड़े टाइम बाद देखें, लेट्स से वी ऑब्जर्व आफ्टर 1 मिनट, देन अगेन 1 मिनट, देन अगेन 1 मिनट, तो क्या इसमें ज्यादा चेंज दिखाई देगा कि कोई चेंज नहीं दिखाई देगा? ज्यादा चेंज दिखेगा। 1 मिनट के चेंज के बाद देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा? जैसे सर ज्यादा नहीं होगा। कोई जैसे चेंज कुछ चेंज। तो तुम ऐसे वाले सिस्टम को किस कोई कैटेगरी में change कैसे कैटेगरी में डिक्लेयर करोगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम। बेटा जी क्लियर हो गई बात? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट, Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये छोटी बेसिक डेफिनेशन है। कोई तुमसे पूछे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कौन बताएगा बेटा? किसी को आता है? भूल गया सर। नहीं आता? नो सर। आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक कंटेनर कुछ ऐसा है, देखना ऐसा है। कितने सिस्टम दिख रहे हैं आपको बेटा? 3 सर। ठीक है। अगर कोई तुमसे ऐसे बोले कि 1 and 2 आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब बताएगा कोई बेटा? क्या मतलब है इसका? सर 1 और 2 में कोई चेंज नहीं आ रहा टाइम के साथ। हाँ, लेकिन पता क्या है, कोई बोले 1 and 2 आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब इनके वेरिएबल और इनके वेरिएबल कैसे होंगे? इक्वल। बेटा इक्वल होंगे तो सब कुछ इक्वल होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ 1 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ 2, सेम है ना सब कुछ। इसका मतलब ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। कोई किसी ने ऐसे बोल दिया। फिर किसी ने ऐसे बोला कि 1 and 3 आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बेटा क्लियर है? क्या बोला हमसे किसी ने? 1 और 3 भी कैसे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका क्या मतलब हुआ? दे आर इक्वल। इसका मतलब हुआ T1 इक्वल टू T3। बच्चा क्लियर है? यस सर। Yes, sir. स्पेसिफिकली ऐसे कोई डाउट? टेम्परेचर सेम होगा। No, sir. नो सर नो। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? और फिर किसी ने आपसे बोला कि एक्सक्यूज मी देन, सर। हाँ सर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं सिर्फ टेम्परेचर सेम होगा? सर क्या पता कि पीवी अपॉन टी की वजह से कोई सर मतलब पूरी इक्वेशन सेम हो। सर स्पेसिफिकली तो नहीं हम कह सकते कि टेम्परेचर दोनों का सेम होगा। पहले सुनो, मैं ये नहीं कह रहा सेम होगा। पहले तुम्हें डेफिनेशन सुना दूं, यस फिर तुम्हें थोड़ा सा समझ आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फिर मैं लिखवा दूंगा बाद में। ध्यान से सुनना, भी लिखना मत, केवल सुनो। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, when thermodynamic systems 1 and 2 are in thermal equilibrium and 1 and 3 are in thermal equilibrium, then 2 and 3 will be in thermal equilibrium. It is zeroth law of thermodynamics. क्या समझ आया? सर कि अगर Yes. 1 और 2 और 1 और 3 इक्विलिब्रियम में तो ये स्टेटमेंट शुरू होता है अगर से, इफ से। इफ लेंगो समझना, इफ this and this are in thermal equilibrium and this are also in thermal equilibrium, then this and this will be in thermal equilibrium. अब समझ आ गया?
यस सर। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई आपसे बोल दे कि सर ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर हम लोग क्या बात करें, मैं यहाँ पे इफ लिख देता हूँ, इफ 1 and 2 आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ 1 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ 2। फिर मैंने क्या लिखा, 1 and 3 आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब T1 इक्वल टू T3। तो फिर आपको क्या लगता है, इनका टेम्परेचर सेम है, इनका और इनका सेम है, तो इन दोनों का कैसा होगा, सेम। तो हम लोग देन करके लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहीं पे, देन 2 and 3 will be in थर्मल इक्विलिब्रियम। बेटा आपको समझ में आ गया, इसको बोलते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सबसे आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्लियर है? आप मतलब कॉपी निकालो। प्रेशर भी सेम होंगे, हाँ जी, प्रेशर वॉल्यूम भी सेम होंगे तीनों के। बेटा इसमें लिखा ही थर्मल है, केवल थर्मल लिखा है इसमें, थर्मल। तो हम यहाँ पे थर्म का मतलब टेम्परेचर से ही बात कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सारे के सारे वेरिएबल की इक्विलिब्रियम नहीं है, केवल वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम था, ये थर्मल है, ओनली टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपको समझ आया? अगर मैं आपसे बोलूं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो थर्मोडायनेमिक में क्या आ जाएगा, सब कुछ, लेकिन मैं केवल थर्मल बोल रहा हूं, तो थर्मल में वर्ड इन जनरल हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, कॉपी पर स्टेटमेंट लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, according to zeroth law, when thermodynamic systems 1 and 2 are separately in thermal equilibrium, when thermodynamic systems 1 and 2 are separately in thermal equilibrium with third system 3, then systems 1 and 2 are in thermal equilibrium with each other, बच्चों पर पढ़ के देखो, समझ में आया कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। यस सर। जैसे आपने अभी लिखा है कि 1 है जो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सर 1 हाँ। का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ? अभी हाल देखो, टाइम के साथ अगर होगा तो फिर दूसरे का भी होगा। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनना, अच्छा करा तुमने पूछ लिया, वो पता क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 1 and 2 दोनों 3 के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब 1 और 3 का टेम्परेचर सेम है इसका, और 2 और 3 का सेम है। अगर 1 और 3 का सेम है, 2 और 3 का सेम है, तो 1 और 2 का सेम होगा। इसका ये मतलब है कि राइट नाउ, अंडरस्टैंड करना, राइट नाउ सपोज करो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना है 30 डिग्री, तो फिर ये भी होगा 30 डिग्री। इट डज नॉट मीन कि चेंज नहीं होगा, ऐसे हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद जो 30 था ना वो 30 से बढ़ के 31 हो गया, लेकिन एक चीज, एक कंडीशन माननी पड़ेगी, अगर ये 31 होता है तो एट द सेम टाइम बाकी दोनों भी 31 हो जाएंगे, तो फिर ये कैसे होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आपस में होंगे, क्योंकि जब ये 30 था तो ये 30 था, ये 31 हो गया तो ये भी 31 हो गया, ये भी 31 हो गया, तो ऑल आर ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सर यस, थर्मल इक्विलिब्रियम से डिफाइन रिपीट कर दो। नहीं तुम सुन नहीं पाए या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? सर सुन पाया, पर मैंने थोड़ा लगता थोड़ी गलत लिख लिया है। अच्छा तुमने थोड़ा गलत लिख लिया है, ओके। देखो मैं तुमसे ऐसे कह रहा हूं कि हमारे पास दो सिस्टम है, एक ये और ये है, और सर तीसरा, ये नहीं, डिफाइन हाँ। रिपीट करने को कह रहा हूँ। अच्छा वो लाइन दोबारा लिखवा दूं, ऐसे कह रहे हो? यस सर। लिखवा देता हूं। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, when thermodynamic systems 1 and 2 are separately in thermal equilibrium with 3, when thermodynamic systems 1 and 2 are separately in thermal equilibrium with 3, then systems
1 and 2 are in thermal equilibrium with each other. ओके सर। डन हो गया? सर एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर आपने अभी कहा था कि अगर जैसे सबका अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और जी थोड़ी देर बाद 1 मिनट बाद 31 डिग्री हो रहा है, जी तो वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो गए, पर हम उनको जनरली कहेंगे कि ये सब थर्मल इक्विलिब्रियम में है इंडिविजुअली। देखो मेरी बात समझो, मैंने दो अलग अलग बातें समझाई आपको। पहले ऊपर वाला सिस्टम देखते हैं। पहले मैंने आपको ये अकेला समझाया था, ध्यान से सुनना आप। अकेला समझाने का मतलब, मैंने बोला ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस अकेले में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। समझ आ गया? यस सर। अब मैंने बोला, अब मैं अकेले की बात नहीं कर रहा, अब मैं कह रहा हूं ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब, इसका ये मतलब नहीं बदलाव नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब है कि जो इसका है वही इसका है, एंड जो इसका है वही इसका है, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन मैंने आपसे जैसे अभी समझाया था ना, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में भी स्लोली चेंज हो रहा हो। अभी ये 30 था तो ये 30 था तो ये 30 था, कुछ देर के बाद ये 31 हो गया। अगर ये 31 हो गया लेकिन ये 31 नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में फिर नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले तो 30 इट वाज 30 सेम नाउ इट बिकम्स 31 बट इट इज नॉट 31। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन कब होंगे इक्विलिब्रियम में, कि जो इसका टेम्परेचर हो ठीक उसी टाइम पे इसका भी टेम्परेचर सेम आ जाना चाहिए। अभी क्लियर और नॉट? सर फिर तो Yes, sir, थर्मल clear. इक्विलिब्रियम की दो डेफिनेशंस बनेगी ना। सी यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो अलग अलग चीजों का, यहाँ हम उसी की बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस सर। और उसी की बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम समझना चाह रहे थे कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। तो अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की एक इंडिविजुअल बॉडी की बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। अंडरस्टैंड, समझना? अ सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। That means we are saying that this particular system is always at the same thermodynamic state. जैसी स्टेट इसकी पहले थी वैसी स्टेट इसकी बाद में होगी। लेकिन अगर हम लोग बोले कि ये दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मींस व्हाट? दोनों का सेम रेट पे। इसका मतलब है ये सिस्टम इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब हुआ जो कंडीशन इसकी है वही इसकी है। अभी है, मान लो 5 घंटे के बाद इसकी सिचुएशन बदल गई, तो एट द सेम टाइम इसकी भी बदलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, दीज टू आर ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कंसेप्ट आया समझ? कंफ्यूज तो नहीं? पक्का Yes, कंफ्यूज तो sir. नहीं? श्योर है? यस सर बहुत अच्छी बात है। अब हम ना पूरा का पूरा चैप्टर बेसिकली रिवॉल्व होता है 3 चीजों के अराउंड, जो मैं अभी आपसे बोल रहा था। एक तो हीट, और एक इंटरनल एनर्जी, और एक वर्क। अगर मैं तुमसे बोलूं वर्क समझाऊं तो तुम कहोगे सर समझाने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं। सिलेंडर में भरी हुई है गैस, सिलेंडर में भरी है गैस, और गैस के मॉलिक्यूल इससे टकरा रहे होंगे लगातार, तो प्रेशर लगाएंगे तो ये शिफ्ट होगा। अगर ये शिफ्ट होगा तो वर्क होगा, शिफ्ट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा, क्योंकि वर्क के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्क इज ऑलवेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो these gas molecules apply force on this. Due to that force, piston goes up, so there is displacement, so there is some work. So work हमें समझ आता है, बहुत सीधी डेफिनेशन है। कोई बोलेगा हीट क्या है, तुम कहोगे सर बहुत सारे चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक्स में हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हम थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब भी हमने हीट को पढ़ा था। हीट हम समझते हैं कि क्या है, क्या नहीं। अब तक हमने क्या डिस्कस नहीं करा, वो है ये हमने आज तक डिस्कस नहीं करा कि यार इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इंटरनल मतलब क्या होता है, बच्चों को बताएगा? जो उसके अंदर पहले से ही होता है। इंटरनल में 2 बातें होती हैं, पता है आपको? इंटरनल में 2 बातें होती हैं, सुनाता हूं क्या क्या बातें होती हैं। जब हम इस सिलेंडर के अंदर गए तो हमने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, और बहुत गुस्से में है वो, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। इस बिहेवियर को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट? यस सर। एक और बिहेवियर हमने देखा, वो क्या देखा कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स एक्ट कर सकता है, नॉट नेसेसरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगेगा, मतलब दे आर एक्टिंग लाइक फोर्स, तो ये फोर्स पता कब लगेगा? जब ये रियल गैस होगी। अगर ये आइडियल गैस होगी, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, बाद में दोबारा मैंने बोल रहा हूं ना कि केमिस्ट्री में अगर पढ़ा है याद करो, अगर ये आइडियल गैस होगी तो आइडियल गैस की प्रॉपर्टी होती है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स काम नहीं करता। पढ़ा है कि नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आइडियल गैस की प्रॉपर्टी है these molecules are very small in size in comparison to volume of container, collision is perfectly elastic, molecules do not attract each other। अगर ऐसा कुछ Yes, पढ़ sir. रखा हो आपने पहले, Yes, अगर sir. पढ़ रखा है तो ये मान के चलो, सुन लो फिर। रियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है, आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स नहीं लगता। समझ आ गया? Yes. बेटा Yes, sir. जब फोर्स लगता है तब पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर फोर्स ही नहीं लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 0। समझ आएगा? और समझाऊं मैं आपको? समझाता हूं। आ गया। आपने सुना होगा एक अर्थ होती है, अर्थ के बारे में तो सुन रखा होगा। एक बॉडी होती है, उस पे mg लगता है, फिर हम डिस्प्लेस करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना? Yes, sir. अगर ग्रेविटी का फोर्स लगता ही नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती। क्या पोटेंशियल एनर्जी होती? नो सर। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? फोर्स से आई। Force से। सो व्हेन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगेगा बेटा जी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, लगेगा ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। हम फिजिक्स में रियल गैस नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं आइडियल गैस, और आइडियल गैस में तो फोर्स लगता नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब इसके अंदर क्या मिलता है? अंदर मिलती हैं दो बातें। एक, मॉलिक्यूल भाग रहा था सर, काइनेटिक एनर्जी है। सर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन लग रहा था, पोटेंशियल एनर्जी है। अट्रैक्शन नहीं लग रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। मैं लिखता हूं, ध्यान से देखो। जो इंटरनल एनर्जी है इज सम ऑफ, जल्दी बताओ, बोलते रहो यार। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात है, क्या बात है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन आइडियल गैस। There is no potential energy. So internal इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया। एनर्जी, आज के बाद से हम इंटरनल एनर्जी को क्या बोलेंगे? U इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और आपको राज की बात बताऊं, ये 3 तरह की होती है। एक को बोलते हैं ट्रांसलेशनल, बोलते याद है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दूसरे को? Rotational. Rotational. वाइब्रेट। तीसरे को? क्या बात है यार, पढ़े लिखे बच्चे हैं तो सारे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एग्जैक्टली। सो इंटरनल एनर्जी कुछ और नहीं है, 3 काइनेटिक एनर्जी का सम है। और एक मजे की बात बताऊं, किसी में अकेली ये काइनेटिक एनर्जी होगी, किसी में ये 2 होंगी, किसी में 3 होंगी। अब वो कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें पढ़ाऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें समझाऊंगा किसमें क्या होता है। बस आप समझो यार, इंटरनल एनर्जी समझ में आ गई, बस ये बताओ। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा हो गया। चलो ये काम हो गया हमारा, अब चलते हैं आगे। एक और टर्म होता है, पता है? मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाता हूं। थर्मोडायनामिक स्टेट। पहले ये क्या होती है, थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होती है, पहले इसकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछूं? यस सर। आप लोग अभी किस इमोशनल स्टेट में हो? क्या इस स्टेटमेंट का कुछ मतलब है कि मैंने ऐसी मीनिंगलेस स्टेटमेंट बोला है? मतलब है sir. मतलब है, यस। तुम अभी किस तरह के हो यार, खुश हो कि गुस्सा हो या क्या हो? दिस कॉल्ड इमोशनल स्टेट। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई ना, तो तुम्हें बेटा ये भी समझ में आ गया होगा। थर्मोडायनेमिक स्टेट का मतलब वो अभी किस अवस्था में है। हिंदी समझ आई? हो गया सर। किस अवस्था का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि जिस कंटेनर में गैस भरी हुई है वो अभी कैसी है, मतलब प्रेशर कितना है,
वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम बात करेंगे तो इसके पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कैसे हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट। बेटा ये वाला स्टेटमेंट बदलाव के बारे में बातें कर रहा है कि उस सिचुएशन के बारे में बातें कर रहा है? सिचुएशन। आर बी टॉकिंग अबाउट कि गैस कैसे बदल रही है और क्या हो रहा है, हीट आ रही है, हीट नहीं आ रही है, आर बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग? नो सर। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट कि अभी उसकी हालत कैसी है, सिचुएशन कैसी है, दैट्स कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट। एक छोटी सी लाइन लिखो, इसमें लिखो इट इज अबाउट द प्रेजेंट situation of gas. It is about the present situation of gas. That is pressure, volume, temperature, and number of moles. That is pressure, volume, temperature, and number of moles. बेटा इसका मतलब समझ आया? यस सर। यस सर। कि भाई अंदर प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, नंबर ऑफ मोल कितने, एटसेट्रा, इनके बारे में है ये सब कुछ। तो इसका एक इक्वेशन भी होता है, पता, उसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन होता है रिलेशन, यू नो, जहां पे वर्ड लग गया इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, रिलेशन। किसके बीच में बेटा, किसके बीच में? हाँ, इन्हीं के बीच में, जो किसको बताएगा, उस पर्टिकुलर स्टेट को बताएगा। तो हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन P, V, T एंड N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। इनके बीच में एक रिलेशन है, और जब सॉल्व करके निकालते हैं तो वो आता है PV इक्वल टू nRT। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलेंगे। काइनेटिक थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन बोलूंगा, यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलेंगे। सही हो गया बेटा जी? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। चलो अच्छी बात हो गई है। तो चलो फिर हम कुछ और देखते हैं। एक छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये इसका नाम है क्वासी, अभी अभी टर्म बोला था मैंने, स्टैटिक प्रोसेस। कोई जानता है इसके बारे में? सर जिसमें नो सिग्निफिकेंट चेंज हो ना। यस, तो छोटी सी लाइन लिखो, छोटी सी लाइन लिखो, when thermodynamic variables as pressure, जैसे प्रेशर है ना, when thermodynamic variables as pressure changes very slowly with time, then such process is called quasi-static. आपको पता वेरी स्मॉल से क्या होता है? आपको पता है हम इंसानों की हाइट, जब हम बच्चे होते हैं ना, फिर हम बड़े होते हैं, हाइट हमारी कैसे बढ़ती है? ओवरनाइट बढ़ती है कि धीरे धीरे बढ़ती है? धीरे धीरे। यार जो पेरेंट्स होते हैं उनको तो पता भी नहीं चलता बच्चा बड़ा कब हो गया। पेरेंट्स को तो पता भी नहीं चलता बच्चा बड़ा कब हो गया, जब वो बाद में देखते हैं अच्छा हाँ यार बच्चा बड़ा हो गया, क्योंकि उनके लिए तो बच्चा रोज साथ में रहता है और वो इतने स्लोली बढ़ रहा होता है। उनको पता चलता है जो हमारे रिलेटिव 2 साल के बाद आते हैं, अच्छा बेटा इतना बड़ा हो गया तू तो, क्योंकि उन्होंने तो उसको 2 साल के बाद देखा है। हम डेली देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो एक्चुअली ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो इतना धीरे धीरे ग्रो करता है। ऐसे वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक। ये मत बोलना कि चाइल्ड ग्रोथ इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक। हम यहाँ पे केवल गैसेस की बात कर रहे हैं। सिलेंडर में गैसेस भरी हैं, उनका मान लो कुछ प्रेशर है, और प्रेशर इतने धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इतने धीरे धीरे चेंज कि हमें लग रहा है कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। ऐसे वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। बेटा जी क्लियर है? स्पेसिफिकली प्रेशर के लिए? हाँ जी सर ये स्पेसिफिकली सिर्फ प्रेशर के लिए? यार अगर प्रेशर चेंज होगा तो सारे ही चेंज होंगे। ओके है ना, अगर प्रेशर की बात, क्योंकि देखो रिलेशन तो ये है ना तुम्हारे सामने, देखो ये रहा, सब जुड़े हुए हैं आपस में। एक का बदलाव दूसरों को बदल देगा। इसका मतलब अगर एक के बारे में बात करोगे तो इसके बारे में भी बात कर दो, कोई फर्क नहीं है। डन? यस सर। अब मैं बढ़िया बात लिखवाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना और तुम इसका मतलब बताना।
डायनामिक प्रोसेस। छोटी सी बात पूछ रहा हूं तुम लोगों से, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सर कोई किसी चीज को अचीव करने का रास्ता। एक लाइन में बोलो, एक छोटा सा वर्ड बोल सकते हो। प्रक्रिया। हमें ना कोई प्रक्रिया, तरीका, है ना? Yes, खाना बनाने का प्रोसेस बताओ, तुम कैसे खाना बनाते हो? तो एक बच्चा कहेगा सर मैं तो सोलर हीटर से खाना बनाता हूँ, छत पे चले जाता हूँ, वहां बैठे रहता हूँ, खाना अपने आप बन जाता है। दूसरा बोलता है नहीं सर मैं तो गैस पे रखता हूँ, मैं तो प्रेशर कुकर में बनाता हूँ। माई प्रोसेस इज कि पहले मैं फ्राई करता हूँ फिर बनाता हूँ। क्या है ये? तरीका है। हाउ यू मेक दैट तरीका इज कॉल्ड प्रोसेस। हम यहाँ किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओ याद करो, थर्मोडायनेमिक क्या था? थर्म का डायनेमिक मतलब वो जिसमें हीट इन्वॉल्व थी, इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व थी, वर्क इन्वॉल्व था, याद है? yes, sir. उन सबको समझने का तरीका इज कॉल्ड प्रोसेस। बेटा जी समझ आ रही बात? Yes, sir. यस तो सर। किसी ने बोला यार फिर ये मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो मैं कहूंगा पता, सिचुएशन देखते हैं पहले। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को समझने से पहले हमें अलग अलग टाइप की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। सिचुएशन किसमें? मैंने क्या बोला? पूरा चैप्टर किसके बारे में? इसके बारे में, बस इसी के बारे में, और इसके अंदर जो लोग रहते हैं उनके बारे में। दैट्स इट, होल चैप्टर इज अबाउट दिस ओनली। किसी ने बोला सर फिर समझाओ, फिर प्रोसेस का मतलब तरीका। मैं कहूंगा तरीका तो तब समझोगे जब तुम अलग अलग सिचुएशन जानते होगे। खाना बनाने का तरीका क्या हो सकता है? तो पहले देखो अलग अलग सिचुएशन क्या हो सकती हैं। हम उसको फायर जला के भी बना सकते हैं, कोल में खाना ऊपर रख के भी कुक कर सकते हैं, बारबेक्यू भी कर सकते हैं, सोलर एनर्जी से भी बना सकते हैं। वो अलग अलग तरीके हैं। ऐसे यहाँ पे क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका तो ये हो सकता है कि जो पिस्टन है ना, वो हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। एक तरीका, पिस्टन को मैंने फिक्स कर दिया। अगर मैं पिस्टन को फिक्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? कोई बताएगा बेटा? चेंज नहीं आएगा कोई प्रेशर वॉल्यूम। कोई चेंज वॉल्यूम में, प्रेशर की बात नहीं करेंगे, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जैसे तुमने पिस्टन को फिक्स करा इतना वॉल्यूम कैसा हो गया? कांस्टेंट। क्लियर है? पिस्टन तो पहला तरीका है कि भाई इसमें हम हीट देते हैं, चलो हीट देते हैं, सब कुछ करते हैं, हीट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पिस्टन को फिक्स कर दिया। अब तुम सोचो, हीट तो तुम दे रहे हो, हीट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें थर्मोडायनेमिक की बात करनी है। थर्मोडायनेमिक में हीट, वर्क सब कुछ आता है। सो यू फिक्स्ड दिस पर्टिकुलर पिस्टन, सो व्हाट इज हैपनिंग? होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? 0 तो बेटा वर्क कितना होगा? 0। ओके, क्या हीट भी 0 होगी? नो सर। नो यार, हीट तो दे रहे हैं ना, हम तो फ्री हैं देने के लिए, हम हीट दे रहे हैं, हीट होगी। क्या इंटरनल एनर्जी का कुछ होगा? हाँ वो भी हो सकता है। यस सर। कुछ समझ आया बेटा? एक सिचुएशन क्लियर हुई? यस सर, सब कुछ आ गया। पहले समझो बाद में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब वो तरीका जिस तरीके से हम हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क को समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा, एक शरारती बच्चा आया, बोला सर इस वाले पिस्टन को तो मैं मूव नहीं करने दूंगा, मैं तो इसको फिक्स कर देता हूँ। उसने फिक्स कर दिया। जैसे फिक्स करा तो हम लोगों को समझ आया कि यार डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, वर्क तो हुआ नहीं, हीट तो दे रहे हैं, डेल्टा यू तो हो रहा है। ये एक प्रोसेस है। किसी ने इसका नाम दे दिया, किसी ने नाम दे दिया। उसने नाम पता क्या दिया? तुम बताओ क्या नाम दिया होगा इसको? एडियाबैटिक प्रोसेस। नहीं यार ऐसे ना करो, केमिस्ट्री पढ़ रखी है अब तुम लोग, ऐसी बात करोगे। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक वॉल्यूम। आइसो मतलब समझते हो? आइसो मतलब यहाँ स्टैंड कांस्टेंट। हाँ, आइसो मतलब सेम। चोर नहीं लिखा है, क्या लिखा है? और हाँ, इसको चोर मत पढ़ देना, देखने में सेम लग रहा है। कोर मतलब वॉल्यूम। बेटा समझ आया? यस सर। आइसोकोरिक मतलब सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम चेंज ना नहीं होगा। आ गया? यस सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया। किसी ने बोला ठीक है यार मजा आ गया है, तो बहुत अच्छा है। चलो दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि वो शरारती बच्चे ने जिसने पिस्टन रोक के रखा हुआ था, हम लोगों ने कहा कि नहीं यार ये गलत है, तुम उस पिस्टन को फ्री कर दो। सो हमने पिस्टन को टोटली फ्री कर दिया, टोटली। तो यहाँ पे क्या लिखा? पिस्टन इज फ्री। क्या ये सेम सिचुएशन है कि अलग अलग सिचुएशन है? ये अलग।
अलग सिचुएशन है। पिस्टन फ्री होगा तो पता क्या हो जाएगा, बताऊं आपको? अगर पिस्टन फ्री होगा तो इसके अंदर का जो प्रेशर है ना वो क्या हो जाएगा? कैसे? प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट पिस्टन कैसे हो मूव जाएगा? कर रही है तो फिर कोई ज्यादा हाँ। प्रेशर लगेगा ही नहीं। मैं बताऊं क्या होगा? अगर गलती से यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा भी ना तो पिस्टन को धक्का मारेगा और पिस्टन अंदर, प्रेशर अंदर दोबारा कैसा हो जाएगा? पहले के जैसा हो जाएगा। अगर गलती से यहाँ पे प्रेशर कम हो गया तो ये पिस्टन नीचे को आ जाएगा और अंदर प्रेशर फिर से बढ़ के वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसका मतलब जब भी पिस्टन को फ्री करोगे बेटा तो प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो पिस्टन है वो फिक्स्ड होगा कि मूवेबल होगा? मूवेबल। अगर मूवेबल होगा तो वर्क होगा कि नहीं? होगा। वर्क होगा। अच्छा, हीट तो हम दे रहे हैं ऑलरेडी, तो हीट भी होगी, यस सर। इंटरनल एनर्जी भी होगी। होगी। सही हो गया? यस सर। और ऐसे वाले प्रोसेस को बोलते हैं क्या? बोलो। आइसोबैरिक। आइसोबैरिक। आइसो मतलब सेम। बार किसके लिए यूज होता है पता है आपको? प्रेशर। प्रेशर। या क्या बात है, आइसोबैरिक। रटना तो नहीं पड़ रहा, समझ में आ रही चीजें? यस सर। बहुत Yes, ही sir. बढ़िया। अगली बारी पता क्या हुआ? एक इंसान था, वो कहीं से पता नहीं कहां से उठा के लाया सिलेंडर। ये सिलेंडर उठा के ले लिया और पिस्टन भी लगा दिया उसने। और पता क्या था? सारा का सारा कंडक्टिंग था, मतलब सिलेंडर एंड पिस्टन इज कंडक्टिंग। ये थर्ड सिचुएशन है, सेम तो नहीं है ना यार? पहले वाले में तो नहीं बोला मैंने ऐसा कि कंडक्टिंग है कि नहीं है, इसमें बोल रहा हूं मैं कंडक्टिंग है। अब वो ऐसे उठा के ले आया तो मैंने दिमाग लगाया इससे होगा क्या। चलो कंडक्टिंग ले आया, उससे क्या हो जाएगा? उससे पता ही होगा कि जो कंडक्टिंग होता है वो हीट को बहुत जल्दी कंडक्ट कर देता है। तो इसका मान लो तापमान था 30 डिग्री, ध्यान से सुनना, और यहाँ का था 31 डिग्री, क्या होगा? फिर हीट ट्रेवल कर जाएगी बाहर कब से तक? कब तक? सर जब तक दोनों टेम्परेचर सेम ना हो जाए। क्या बात है यार, कितने समझदार बच्चे हैं यार मेरे, मजा आ गया मेरे को। सेम हो गया, चलो हो गया। अब मजा देखो, मजा देखो। एक इंसान ने क्या करा जी, हीटर ऑन कर दिया, हीट जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, क्या होगा? गैस गर्म हो पाएगी क्या? तुम कहोगे हाँ सर होगी तो, लेकिन बेटा ये कंडक्टिंग है, क्या होगा? हीट तो जाएगी, हीट सराउंडिंग में भी ये गर्म भी होने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनना, गर्म भी होने की कोशिश करेगा, पिस्टन आगे को जाएगा भी, लेकिन ये लंबे टाइम तक गर्म नहीं रह पाएगा। क्या करेगा? हीट निकाल के बाहर फेंकेगा। कब तक? जब तक इसका टेम्परेचर दोबारा कैसा नहीं हो जाता। 31। आ गया बेटा? यस तुम सर। कुछ भी कर लो यार, इसका टेम्परेचर कैसा रहना है हमेशा? 31। इसका मतलब सर ये नहीं मतलब समझा हम लोग थर्ड को वाला। नहीं आया। आइसोथर्मल। सुन लो सुन लो सुन, ये कंडक्टिंग है, हो गया? ये कंडक्टिंग है, मतलब कंडक्टिंग का मतलब जिसमें से हीट बड़े आराम से कंडक्ट हो सकती है। अगर किसी वजह से इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया किसी वजह से, तो वो ड्रॉप ज्यादा देर तक नहीं रहेगा क्योंकि बाहर गर्म है, ये गर्मी अंदर तक सेंड करेगा। हीट ट्रांसफर पड़ा था ना, कब तक करता रहेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अगर किसी वजह से ये गर्म होने लगा तो ये गर्मी भी ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेगी। ये क्या करेगा? अपनी हीट को अंदर से निकाल के बाहर भेजना शुरू करेगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग है। कब तक करेगा? जब तक बाहर और अंदर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इसका मतलब ऐसे केस में टेम्परेचर में लंबे टाइम तक बदलाव नहीं होने वाला, थोड़ी देर बाद ये टेम्परेचर अपने आप ठीक ठीक होने वाला है, प्रोवाइडेड तुम झटके से एनर्जी मत दे दो। ऐसे मत करना तुमने बहुत सारी हीट सडनली दे दी इसको, फिर वो बेचारा बहुत देर तक अपनी हीट को बाहर नहीं भेज पाएगा। सो ऐसे वाले प्रोसेस में अगर हम थोड़ी थोड़ी करके हीट देते रहते हैं, तो अगर तुम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो तो वह बाहर निकलती रहती है, और अगर हीट निकाल रहे हो तो बाहर से अंदर आती रहती है, बट इधर का और इधर का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड सिचुएशन की, जिसमें सिलेंडर और पिस्टन कैसा है? कंडक्टिंग। ऐसे वाले केस में टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सेम एज सराउंडिंग्स। क्या बात है। और इसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। एग्जैक्टली, इसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल। ठीक है बच्चों,
डन हो गया? हो गया सर। अच्छा, हीट तो तुम दे रहे हो ना, हीट दे रहे हो मतलब हीट तो है। पिस्टन ऊपर नीचे हो भी सकता है, हो सकता है, वर्क भी होगा, लेकिन डेल्टा यू 0 आएगा। क्यों? आपको पता क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। क्या बात है। यस सर। यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा यू 0 आएगा। दिस वॉज अबाउट दी 3 डिफरेंट प्रोसेस। 5 मिनट और फिर मैं फ्री कर दूंगा। अब किसी और ने बोला यार, फिर किसी ने फिर शरारत करी, लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं अलग अलग तरीके का। उन्होंने फिर दिमाग लगाया, बोले एक काम करते हैं यार, हम कुछ आज नया करते हैं। नया क्या करेंगे? हम लोग इस वाले सिलेंडर को और पिस्टन को विंटर वाले कपड़े पहना देते हैं। विंटर वाले कपड़े क्या करते हैं? हाँ जी, आइसोलेट हमारी बॉडी की हीट को जाने देते हैं कि रोक के रखते हैं? रोकते हैं। रोक के रखते बढ़िया हैं। जी, वूलन कपड़े लेके आते हैं हम, पता नहीं ग्लास वूल लगा देते हैं, थर्मोकॉल लगा देते हैं, ऐसे कुछ कर कर आके ना हम इसको ऐसे ऐसे करके बाहर से खूब सारे कपड़े पहना देते हैं। ऐसे ऐसे पहना दिए, लो जी, इसको भी लो भाई साहब, आप भी खुश रहो। क्या कर दिया हमने इसको हमने इंसुलेट कर दो। क्या बात है यार, इंसुलेशन लगा दिया। क्या हीट जाएगी? नो तो क्या बाहर से अंदर चले जाएगी कि नहीं जाएगी? नो नहीं ना, अंदर से बाहर तो निकल जाएगी। नो सर। कॉन्फिडेंस रखा करो यार, तुरंत बोला करो। ना तो बाहर से अंदर हीट जाएगी, नो, ना अंदर से बाहर आएगी, नो। इसका मतलब क्यू क्या होगा? जल्दी बोलो। 0 0। लेकिन बेटा पिस्टन तो ऊपर नीचे हो सकता है, हमने पिस्टन को रोक के थोड़ी रखा है। पिस्टन तो तुम धक्का मार सकते हो, पिस्टन को ऊपर से, पिस्टन पे खड़े हो जाओ, क्या होगा? पिस्टन नीचे दब जाएगा। इसका मतलब Yes, पिस्टन तो ऊपर नीचे हम अपने आप से कर सकते हैं ना। Yes, इसका sir. मतलब वर्क तो होगा। यस सर। तुम सोचो, तुम इस पिस्टन पे खड़े हो गए तो पिस्टन कहाँ जाएगा? नीचे। काम किसने किया? तुमने काम किया। किस पे? गैस पे। तो गैस गर्म हो जाएगी ना नीचे। गर्म होगी मतलब इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा। ऐसे वाले केस में Q 0 आएगा, W 0 नहीं आएगा, डेल्टा U 0 नहीं आएगा। बच्चों को बात समझ में आ रही है? ऐसे वाले प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बात है, हो गया। यस सर। एक बंदे ने क्या करा, एक सिस्टम ले लिया, और उसने पता क्या लिखा? ये क्या है? कुछ भी कांस्टेंट ना तो प्रेशर कांस्टेंट होता तो आइसोबैरिक होता, ध्यान रखो। वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है। अगर ये कांस्टेंट होता तो आइसोकोरिक होता। ये भी कांस्टेंट नहीं है। ये होता तो आइसोथर्मल होता। कांस्टेंट या 0 है ना। ये भी नहीं है, एडियाबैटिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। ऐसे वाले को बोलते हैं पॉलीट्रॉपी। ये पॉलीट्रॉपी प्रोसेस होता है जिसमें इनमें से कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। इसको हम पॉलीट्रॉपी प्रोसेस कहते हैं। आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आ गया सर। अच्छे से क्लियर हो गया?